हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 21 को। ठीक है, सेट नंबर 20 तक का डिस्कशन अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जिस सेट का सोल्यूशन चाहें उस सेट का सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु नहीं माफ कीजिएगा, समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी √3 सेंटीमीटर, 2 √3 सेंटीमीटर और 5 √3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है। देखो कल ही ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें परिमाप पूछ दिया है, उसमें आपको सिर्फ भुजा पूछा था। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है, इस किसी पॉइंट से तीनों भुजाओं पर लंबवत दूरी दिया है √3 और ये है 2 √3 और ये आपको दिया है 5 √3। तो आपको बताए थे कि त्रिभुज का भुजा निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार है कि 2/√3 इंटू तीनों लंबवत दूरी का योग, यानी इसको P1 माने, P2 माने, इसको P3 माने तो P1 प्लस P2 प्लस P3, या फिर L1 माने तो L1 L2 L3, यानी तीनों लंबवत दूरी जो दिया है उसका योग बेसिकली कहें तो। ठीक है, तो जोड़ लीजिए। तो ये हो गया √3 और 2 √3, 3 √3 और 5 √3, 8 √3 हो गया, तो ये हो गया 8 √3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, ए बराबर कितना आ गया आपका 16। लेकिन आपसे भुजा नहीं पूछा है, आपसे परिमाप पूछा है। तो मेरे बात दोस्त, परिमाप कैसे निकालते हैं। ये हो गया 16, ये हो गया 16, ये हो गया 16। तो ये बाउंड्री जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ जो मैं काला कलर से कलर कर रहा हूँ ये बाउंड्री है, यहीं तो आपका परिमाप है। तो 16 16 32, 16 कितना हो गया 48। या फिर डायरेक्ट सूत्र से निकाल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा। ठीक है, आपका क्वेश्चन बन गया। आइए नेक्स्ट 2। बोला चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये जो है 1.5 वर्ष, यानी 2 एकम 2 एक 3/2, 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक है। तो यहाँ पर 1.5 वर्ष दे दिया है और ब्याज दिया है कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो अर्धवार्षिक संयोजित होगा मतलब कि 6-6 महीना पर दिया जाएगा, तो साल में 2 बार दिया जाएगा। तो 1.5 वर्ष कितना हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त, ये 1.5 वर्ष है तो साल में 2 बार दे रहे हैं, तो यहाँ पर दोगुना हो जाएगा। साल में 2 बार देंगे तो 1.5 वर्ष में कितना देंगे, 3 बार देंगे। ठीक है, तो उस तरह से भी आप सोच सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सोच सकते हैं कि छमाही होता है तो 2 से समय मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट में 2 से भाग दे देते हैं। तो ये हो गया आपका 3 वर्ष और ये 8% है, तो ये हो गया 4%। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं सूत्र लिख देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 + R/100। हालांकि सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कैसे किया जाता है, पावर n। ठीक है, तो A = कितना हो जाएगा 37,500, 1 + R कितना है 4/100 टू द पावर 3, तो हो जाएगा 4 से 1/25, तो 25 से 26/25। ठीक है, तो 3750, यानी 37,050 है, कितना इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 37,500 है, माफ़ कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 26/25, 26/25 और 26/25, 3 वर्ष हो जाएगा। इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपके आंसर आ जाएगा। इसमें आपको और कुछ लॉजिक नहीं है। आप सोचोगे कि सर इसका कोई मेथड उपाय, तो मेरे दोस्त न तो इसको आप यूनिट डिजिट से बना सकते हो, न तो इसको डिजिटल सम से बना सकते हो, क्योंकि आंसर जो है लगभग में है, और लगभग में जब भी आंसर दे दे तो डिजिटल सम का यूज़ नहीं होता है। भूल कर भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन श्योर 100% गलत होगा। और लगभग में भी है तो यूनिट डिजिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक, और बेसिक इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। देखो कैसे, इसको मारो गोली। 4% है तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/25, तो 1/25। ठीक है, तो 37,500 है, तो 37,500 है, तो इस पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 37,500 में अमाउंट कितना हो जाएगा 25, 26/25, और 3 वर्ष है तो 26/25, 26/25। यही चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, और इसका आप लोग कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपका कितना आंसर आया है। ठीक है, क्योंकि आंसर यहाँ पर लगभग सब सेम ही तरफ है। 42,000 है, 42,120 है, 42,182 है, 42,812 है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं कि कौन बच्चा इसका आंसर देता है। ठीक है, नहीं तो फिर नहीं सक्षम होइएगा तो कहिएगा, मैं सोल्व भी कर दूंगा, इसमें क्या बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3।
बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के मूल क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से पहले एक चीज़ चेक करना होता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, यानी d बराबर क्या आ रहा है, उसका विवेचक क्या हो रहा है, तभी ना हम उसके प्रकृति की पता लगाएंगे कि इस इक्वेशन का मूल क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए पता लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर d हम निकालते हैं, d, तो दुनिया को पता होगा कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b कितना है, x का कोफिशिएंट को b बोला जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट को a तो हो जाएगा 1, और c कितना है कांस्टेंट, तो हो जाएगा 2। तो 4 माइनस 4 दूना के 8 गया, तो -4 आ गया। यहाँ तो कुछ गड़बड़ आ गया दया, देखो क्या गड़बड़ आया कि d जो है वो लेस देन 0 आ गया मेरे दोस्त। d बराबर -4 आया है, तो -4 करने का मतलब क्या कि 0 से छोटा आ गया। जब भी अगर d यानी कि विवेचक उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाता है तो उसके रूट्स जो होते हैं वो आपको रियल नहीं हो जाते हैं, वो आपको इमेजिनरी हो जाते हैं, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चल जाते हैं। उसके रूट जो होते हैं इमेजिनरी हो जाते हैं, यानी कि काल्पनिक हो जाते हैं। तो इतना सुंदर सुंदर आपको रूट दिया है, 1 - 1, 2 - 2 और 3 - 2 कभी होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इमेजिनरी यानी कि नॉन। और उसको निकालते कैसे हैं, तो वो जब निकालेंगे तो आई के फॉर्म में आएगा, जिसे हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, जब भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि कैसे हल किया जाता है जब डी लेस देन 0 हो जाता है तो, और डी ग्रेटर देन 0 हो जाता तो, डी ग्रेटर देन 0 हो जाता तो इसके जो रूट्स होते हैं वो आपको रियल होते हैं। ठीक है, रियल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4। बोला है कि कुछ राशि Q 5 वर्ष एवं 4 महीने तक 4.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर जमा किया गया था, वह राशि 248 रुपया होती है, तो Q का मान क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर Q यानी कि प्रिंसिपल दिया है और 248 रुपया जो हो रहा है वो आपका अमाउंट हो जा रहा है। ठीक है, तो SI बराबर कैसे निकालते हैं, SI बराबर आपको निकालना रहेगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल घटा लेंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो अमाउंट कितना है 248 रुपया, और आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो है Q है। ठीक है, तो मूलधन बराबर पूछ रहा है Q का मान, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर SI × 100, तो SI है 248 माइनस Q मल्टीप्लाई बाई 100 बटे में समय मल्टीप्लाई बाई दर। तो समय यहाँ पर 5 वर्ष 4 महीना है, तो 5 वर्ष 4 महीने का कहने का मतलब 5 प्लस 4 महीना को भी हम वर्ष में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 12 से भाग दिया जाता है, तो 4 बटे में 12 यानी कि 1 बटे में 3 हो गया। तो 3 × 5 = 15, 1 16 बटे में 3 वर्ष आपका एक को क्या आ गया समय 16 बटे में 3 वर्ष। तो 3 को हम ऊपर कर देते हैं और रेट आपको है 4.5%, तो इसको हम 45 बटे में 10 कर देते हैं, तो 10 को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं किस फॉर्मूला पर सेट किया हूँ, तो यहाँ पर समझिए कि SI बराबर होता है PRT बटे में 100, तो यहाँ पर P बराबर निकालना रहेगा तो SI मल्टीप्लाई बाई 100 बटा में RT हो जाएगा। यही फार्मूला पर ही आपको बैठाएं हैं। ठीक है, और कुछ नहीं किया, तो फार्मूला सबको पता होगा। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कीजिए, कटाइए कुछ कटाइए, 3 से 15 बार में, 5 दूनी के 10, 5 तियाँ 15, 2 8 16, ये कितना हो जाएगा 3 के 24 Q बराबर हो जाएगा 248 पर 2 शून्य माइनस 100, ये क्या है Q। ठीक है, तो 100 Q इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 124 Q बराबर आपका हो गया 248 पर 2 शून्य, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 124 दूनी के 248, तो और 2 पर 2 शून्य। ठीक है, यानी कि 200 आपका मूलधन आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है कि 4 6 9 1 5 7 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 9 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो एक तो आपका मेथड है कि बेसिक कीजिए, बेसिक करेंगे तो शायद 2-3 बोर्ड लगेगा, 2-3 पन्ना। ठीक है, तो बेसिक से तो आपको नहीं करना है। ठीक है, और एक है कि डिजिटल सम का यूज़ कीजिए, डिजिट सम का। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिट सम का आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ जो अंक हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कटाकर पहले देख लेते हैं,
कि जब डिफरेंट आएगा डिजिट का सम तभी तो हम चेक करेंगे, जब सेम ही सेम आ जाएगा तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है, यानी कि फॉलो नहीं करेगा। जैसे देखिए 5 4 9, और डिजिट सम थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, डिजिट सम निकालते कैसे हैं। तो 9 को कैंसिल आउट करते जाते हैं, जितना आपको संख्या दिया रहता है उसमें से 9 को छांटते जाते हैं, यानी 9 का मल्टीपल को हटाते जाते हैं, जो लास्ट में आएगा तो उसको हम जब तक जोड़ते जाएंगे तब तक वो सिंगल डिजिट में ना आए, ठीक है। तो उसको कीजिए 8 6 14, इस 9 तो कैंसिल हो गया, 8 6 14 तो 9, 9 9 9 4 13, 9 5 14 तो 5, और 5 7 12 तो 9 कैंसिल 3, तो 8 3 11 तो 9 2 हो गया, और 2 4 2 6 3 9, तो ये कैंसिल हो गया सारा, तो 9 कैंसिल हो गया तो 9 हो गया, ठीक है। 6 4 10 तो 1 हो गया, 8 8 और 1 इसमें से 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 6 7 13 7 20, तो 9 दूना 18 2 हो गया, और 2 4 6 3 9, तो इसका भी 9 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि डिजिट सम से आपका बात नहीं बनेगा। जो लोग सोच रहे होंगे कि डिजिट सम से बना लेंगे, तो मेरे दोस्त इसका भी डिजिट सम 9 ही आ गया, इसका भी डिजिट सम 9 आ गया, ए और बी का ऑप्शन, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन आंसर होगा, ठीक है। तो आइए इसका हम लोग बेसिक समझते हैं। ए है 4 6 9 1 5 7 मल्टीप्लाई बाई इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख में आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 9,999 है, तो इसको हम 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 माइनस 1, बस आपका सवाल बन गया। इसमें क्या करना है, देखो इसको हटा दो, ठीक है। देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 9 1 5 7, इसका थोड़ा सा मैं और शॉर्ट में बताता हूँ, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। 2 4 0, 1 2 3 4 0, और इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 5 1 9 6 4, ठीक है। तो घटा लीजिए, 10 में से 7 गया 3, 3 तो सबका यूनिट डिजिट है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और 9 में से 5 गया 4, इसमें भी सब में है यार, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, और ये हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, तो यहाँ पर तो 7 है, ये नहीं होगा, ठीक है। 9 में से 1 गया आपका, कितना बचा है, 9 में से 1 गया 8, और ये हो गया 9, 9 में से 9 गया आपका, हो गया 0, और ये हो गया आपको 7 में से 1 चला गया 6, तो 6 में से 6 गया 0, तो 3 4 8 0 0, 3 4 8 0 0, और इसमें 0 0 है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको एक शॉर्ट में कैसे आप बनाते हैं वो शायद आप भूल जाइएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जितना 9 दिया रहेगा, ठीक है, जैसे हम 46 900 9,157 है, उसमें हमको 9999 यानी 9,999 से गुणा करना है। तो 9,099 में जितना 9 है उसके बराबर शून्य बैठा देते हैं यहाँ पर, उसके बराबर शून्य बैठा देंगे, और शून्य बैठाने के बाद उसी संख्या को माइनस कर देंगे उसी में से, ठीक है। देखो यहाँ पर हालांकि ये इसी से आता है, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। इतना संख्या दिया है और 9 के बराबर 4 को शून्य बैठा दिए, ठीक है, और इसी संख्या को इसमें से घटा दिए, तो आपका इतना आंसर आ गया, ठीक है। ये तो बेसिक है यार, और इसमें आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, एक क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे रुपये 100 यानी 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, जिसमें से प्रत्येक डब्बे में 10 पेंसिल है, और प्रत्येक पेंसिल को 12% लाभ पर बेची, तो उसका कुल विक्रय मूल्य देखो। 10 पेंसिल डब्बा खरीदा बंदा, और 100 रुपया प्रति डब्बा की दर से खरीदा 10 पेंसिल के डब्बा, तो एक डब्बा का 100 रुपया, तो 10 डब्बा का कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 100 रुपया। तो अब बोल रहा है इसको 12% लाभ पर बेच दिया, इसका कोई मतलब नहीं है कि 10 पेंसिल है, कितना पेंसिल है, इसमें डब्बा में ही बेच दे रहा है, ठीक है। इसको 12% लाभ पर बेच दिया, तो इसको 12% लाभ पर बेचा मतलब कहा 112%, तो परसेंटेज से आपका डबल शून्य खत्म, कितना हो जाएगा 1 1 2 पर शून्य, यानी 1120 रुपया, 1120 रुपया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि 2 0 2 3 5 8, माफ कीजिएगा 0 2 3 5 8 अंकों से 4 अंकों की वैसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो कितनी बनाई जा सकती है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर समझो, कितना अंक की संख्या बनाना है, 4 अंक की, 1 अंक 2 अंक और 4 अंक। तो क्या करते हैं हम,
इसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा सोचिए कि 4 अंकों से संख्या बनानी है, 1 2 3 4 5 संख्या यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एक बार कि 0 को नहीं लेते हैं, ठीक है। इतने से हमारा काम चल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर 4 अंकों की संख्या बनाना है, संख्या 5 दी गई है, तो हम मानते हैं कि अभी 0 को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, यानी सिर्फ इतनी संख्या को इंक्लूड कर रहे हैं। तो 0 को बाहर रखा गया है, 0 को बाहर रख रहे हैं, बाहर है, ठीक है। तो अगर 0 बाहर है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि संख्या 3 से विभाज्य हो रही है कि नहीं। तो 2 3 5 5 10 8 18, यानी इस अंकों का प्रयोग करके हम बनाएंगे तो संख्या विभाज्य होगी 3 से, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के डिजिट का सम अगर 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है, ठीक है। तो यानी कि ये संख्या जो है 2 3 5 8 से जो बनेगी वो 3 से विभाज्य होगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इसको बैठाने का कितने तरीका, 4, क्योंकि 1 2 3 4 में से किसी को बैठा सकते हैं, तो यहाँ पर एक बैठा दिए, तो इसके लिए 3 तरीका, इसके लिए 2 तरीका और इसके लिए 1 तरीका। तो कितना तरीका हो गया, 4 3 12 दूनी के 24, टोटल 24 वेज आपको हो गया, 24 तरीका। अब आइए यहाँ पर, अभी 0 तो बाकी है, तो 1 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या। अब हम 0 को ले लेते हैं, अरे किधर मर गया क्वेश्चन, ठीक है। अब 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, 0 इंक्लूड, तो 0 को इंक्लूड करेंगे तो फिर संख्या 5 हो जा रही है, तो एक संख्या को यहाँ पर से गायब करना पड़ेगा। बोलो हाँ, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि 0 जब इंक्लूड कर रहे हैं तो संख्या टोटल जो डिजिट हो जाता है वो 5 हो जा रहा है, लेकिन हमें 4 डिजिट की संख्या चाहिए। तो 0 को हटा रहे, पहले तो हटा दिए थे, अब इसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो एक किसी संख्या को हटाएंगे, यानी एक किसी नंबर को हटाएंगे। तब देखो किसी को हटाना पड़ेगा। अगर 2 को हटा देते हैं तो 5 3 8 8 16 संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो अब 3 को हटाओ, तो 5 8 5 13 2 15 हो जा रहा है, ठीक है। 3 को हटाने पर हो जा रहा है। अगर 5 को हटाएं तो 8 3 11 2 13 नहीं हो गया। अगर 8 को हटा दें तो 5 3 8 2 10 नहीं होगा, मतलब कि 3 को हटा दिया और 0 को इंक्लूड कर दिया। तो 0 इंक्लूड और 3 जो है एक्सक्लूड कर दो, इसको एक्सक्लूड, यानी 3 को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो अब सजाओ इसको, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखो, तो इसके लिए कितना तरीका हो जाएगा, या फिर यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो 0 आएगा नहीं। शुरुआत में अगर 0 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि शुरुआत में जब 0 हो जाएगा तो संख्या बनाना है 4 अंकों की, संख्या बनेगी 3 अंकों की, ठीक है। तो 0 नहीं होगा। तो कितना तरीका हो जा सकता है, तो बचा कितना, 0 नहीं आएगा तो 1 2 3, 3 तरीका, ठीक है। और इसके लिए भी 3 तरीका, क्योंकि अब तो 0 आ सकता है, और इसके लिए 2 तरीका और इसके लिए 1 तरीका। तो कितना हो गया, 3 दूनी के 6 3 18 तरीका, और 24 तरीका यहाँ पर और 18 तरीका यहाँ पर। टोटल तरीका कितना हो जाएगा, 24 18 8 4 12 के 2 और 2 1 3 1 4, 42 तरीका हो गया। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, बोला कि एक आदमी 2 कुर्सियां 800 रुपये की कुछ लागत पर खरीदता है। लागत मूल्य के 3/4 पर एक को बेचने पर, दूसरे को लागत के 4/3 पर बेचने पर उसे 25 का नुकसान होता है। तो कुर्सियों के लिए उसे क्या भुगतान किया। मेरे दोस्त देखो, ये क्वेश्चन आपको बेसिक दे दिया। यहाँ पर किसी का सीपी अगर बराबर बोलता है या एसपी बराबर बोलता है तो हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाते, लॉजिक लगाते, लेकिन यहाँ पर कुछ लॉजिक ही नहीं लग रहा है, क्योंकि एक आदमी है जो 800 की कुछ लागत पर कुर्सियाँ खरीदता है और लागत मूल्य के 3/4 पर एक को बेच देता है, तो दूसरे को लागत मूल्य के 4/3 पर बेच देता है, तो उसे 25 रुपया का नुकसान होता है। तो कुर्सियों के लिए कितना भुगतान किया, तो आप बेसिक से निकाल लो। जैसे देखो, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा, या फिर निकाल ही देता हूँ। मान लीजिए कि एक का मूल्य है 100 रुपया, दूसरा का मूल्य कितना हो जाएगा, 800 माइनस x। एक को बोल रहा है कि खरीदता है, लागत मूल्य के 3/4 में बेच देता है, तो x का 3/4 कितना हो जाएगा, 3x/4 में, और दूसरे को 4/3 में। तो 800 माइनस x बट्टे में नहीं 4/3 में बेच देता है। टोटल में उसे 25% का, 25 रुपया का नुकसान हो जाता है। तो 800 में 25 घटा लीजिए तो 775। तो x बराबर आपका निकल जाएगा, और 800 माइनस x बराबर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप लोग सोल्व जरूर कीजिएगा, नहीं करेंगे तो फिर तो गड़बड़ है दया, ठीक है।
यहाँ पर जगह भी नहीं है कि मैं सोल्व करूँ, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 3x बट्टे में 4, ये हो जाएगा प्लस, और 8 चौके 3200, 3200 बटे में हो जाएगा 3, माइनस 4x बटे में 3 बराबर हो जाएगा 775। तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, एलसीएम हो जाएगा तो 4 तिहाई 12 तो हो जाएगा 3 तिहाई 9x, और प्लस 3 चौके 12 4, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 यानी 128 पर डबल सुनना है, हो जाएगा 4, तो 4 चौके 16। इसमें कर दीजिए 12 से गुणा, तो 12 5 60 के सुनना, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 84 6 आपका हो जाएगा 90 के सुनना, कैरी किया 9, 84 9, तो 84 5, 84 6 90, और 3 93। ठीक है, अब इतना तक कर दिया यार, अब तो जगह नहीं है, अब तो कर सकते हो। अब क्या करना है, कितना है 16x है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, लॉजिक कुछ लगाने लायक है नहीं। अगर CP SP कुछ बराबर का आता, कुछ और का आता क्वेश्चन में, तो आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाते, लेकिन आप एक्स्ट्रा दिमाग इसमें लगाइए, नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि एक परीक्षा में 65% छात्र जो है नागरिक शास्त्र में यानी सिविक्स में, और 60% हिस्ट्री में पास हुए, 40% दोनों विषय में पास हुए, और 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में फेल हुआ। ठीक है भाई, फेल होना भी जरूरी है। तो छात्रों की कुल संख्या देखो, सिविक्स में कितना बोल रहा है, सिविक्स 65%, 65%, और इतिहास में 60%, और दोनों में 40%, यहाँ पर 40%। तो केवल सिविक्स में अगर देखा जाए तो 65 में से 40 गया, 40 40 20 60 25%। अगर केवल यहाँ पर हिस्ट्री देखा जाए, हिस्ट्री है HISTORY, हिस्ट्री है, ठीक है, तो 60 में से 40 गया आपको 20%। और बोल रहा है कि 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में फेल हुए, तो दोनों में पास कितना हुआ 20, और 40 20 60, 60 20 80 85, 85% जो है दोनों में पास हुआ, ये पास है, तो फेल कितना होगा 100 माइनस 85% यानी 15% फेल हुआ। जबकि 15% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 90, तो 1% का वैल्यू कितना हुआ 6। तो आप पूछ रहा है कि कुल संख्या, तो कुल संख्या 100% रही होगी, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 600 आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि बिंदु 5 8 का एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। देखो समझो, ए एक्स है, ए वाई है, ठीक है, और बिंदु 5 और 8 दिया है, तो 5 5 5 5 5 एक्स 5 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, तो दोनों को मिलाइए, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट होगा 5 8, इतना तक तो समझ में आना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये बात भी आप जानते होंगे। तो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है मेरे दोस्त। देखो तो यहाँ पर अगर इससे डिस्टेंस की बात किया जाए तो y बराबर 8 है, यहाँ पर y बराबर 8 है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8। बोलो हाँ। अगर पूछता कि y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो y एक्सिस से कितना हो जाता, y से हो जाता 5, ठीक है। अगर x का पूछेगा तो y वाला लीजिएगा, और y का पूछेगा तो x वाला लीजिएगा। ये शॉर्ट आपको मैंने लॉजिक बता दिया, लेकिन आप बेसिक से समझना चाहो तो देखो ना, ये 5 8 है, तो इतना तक यहाँ पर दूरी 5 है और यहाँ 8 है, ठीक है। तो ये आपको लंबो दूरी जाना है यहाँ पर, तो इसका डिस्टेंस देखिए यहाँ से ओरिजिन से, या फिर यहाँ से 8 ही होगा, या फिर यहाँ से देखिए, कहीं से भी देखिए 8 ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का 5 है, तो यहाँ से देखिए तो 5 ही होगा, यहाँ से देखिए तो 5 ही होगा, यहाँ से देखिए तो 5 ही होगा। तो y अक्ष से पूछता, y अक्ष से डिस्टेंस तो हो जाता 5, लेकिन यहाँ पर पूछा है x अक्ष से यानी एक्सिस से, तो हो जाएगा 8 8, ठीक है। और एक आपको सिंपल तरीका बता दिया कि x का पूछेगा तो y वाला लो, और y का पूछेगा तो x वाला लो। आइए क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाकर पहुँचता है, दूसरे स्थान तक पैदल जाकर पहुंचता है और फिर साइकिल से वापस आता है। पैदल गया और साइकिल से आया, तो कितना घंटा लगता है 8 घंटा, ठीक है भाई।
परंतु वो दोनों तरफ की दूरी तय करने में साइकिल का प्रयोग करता है तो 2 घंटा कम लेता है। यानी साइकिल से गया और साइकिल से आया तो 2 घंटा कम यानी 6 घंटा लिया। तो अब पूछ रहा है यदि दोनों तरफ वह पैदल से उस दूरी को तय करता है तो उसे कितना समय लगेगा, यानी 2p का आपको मान पूछेगा। दोनों बारी पैदल जा रहा है और आ भी रहा है, यानी पैदल गया पैदल आया। तो देखो तो c + c 6 है तो कितना हो जाएगा, 2c बराबर 6 तो c बराबर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 3। इतना आसान इक्वेशन तो सबको सोल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5, तो 5 3 8, ठीक है। अब पूछ रहा है 2p, तो 5 दूनी के 10, आपका आंसर हो गया 10। आइए क्वेश्चन नंबर 12 व्यक्तियों के जन्मदिन विभिन्न 12 महीनों में पड़ेंगे की परिकता क्या है। देखो सिंपल क्वेश्चन, 12 व्यक्तियों का जन्मदिन है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि 12 महीने में पड़ेंगे। तो 12 व्यक्तियों के जन्मदिन 12 महीने में पढ़े करने का मतलब अगर सजाना चाहें तो आप 12 व्यक्तियों के जन्मदिन के अनुकूल परिणामों की संख्या आप सजाना चाहो तो फैक्टोरियल 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टोटल परिणामों की संख्या यहाँ पर देखा जाए तो 12 व्यक्तियों के जन्मदिन विभिन्न 12 महीनों में पड़ेंगे। तो 12 व्यक्ति है और 12 व्यक्ति का जो जन्मदिन है 12 महीने में पड़ेगा, यानी टोटल आपको प्रोबेबिलिटी जो होता है यानी टोटल संभावना, तो 12 × 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन ले लीजिए। तो फैक्टोरियल 12 बटे में, अच्छा 12 व्यक्तियों के जन्मदिन विभिन्न 12 महीनों में पड़ेंगे मेरे दोस्त। 12 × 12 नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग है, 12 महीना में अलग अलग है, तो किसी भी दिन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया, तो 12 का फैक्टोरियल बटे में 12 के पावर 12 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ ऑप्शन है, ठीक है बी है, तो आपका बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13, बोला है कि एक ट्रेन 8 सेकेंड में कुत्ते को पार करती है यदि ट्रेन की गति 36 किलोमीटर पर घंटा है तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा। अरे कुत्ता को पार की मतलब अपने लंबाई को पार की यार, कुत्ता को पार कितना लंबा होगा, ठीक है। अपने से सोचो, कुत्ता को पार की मतलब अपने लंबाई को पार की, कुत्ता पोल आदमी ये सबको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगी, डिस्टेंस यानी खुद अपना डिस्टेंस अपना लंबाई, तो डी बराबर हो जाएगा आपको 4 × समय, 4 × समय, चाल दिया है 36 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दो, तो 5/18 से गुणा कर दो और समय दिया है 8 सेकेंड। आंसर आ गया आपको 18 दूनी के 36, 8 5 40 दूना के 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, बोला है कि एक कॉलेज में लड़के लड़कियों की अनुपात 8:5 है, बॉयज़ गर्ल्स 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है, 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 160, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 बटे में 5 यानी 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 32। तो पूछ रहा है कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 8 5 13 और 13 × 32, 13 दूनी के 26 के 6, 13 तिहाई 39, 40 41, 416। ये सब सिंपल क्वेश्चन है तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है इतना की माध्यिका क्या है। तो माध्यिका निकालना सबसे पहले आपको बताए हैं कि संख्या जो दिया रहता है उसको हम आरोही क्रम में सजाते हैं, यानी बढ़ते क्रम में सजाते हैं, और बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो बीच में यानी एग्जैक्ट बीच में जो संख्या आती है वहीं आपका मीडियन होती है, यानी कि माध्यक होती है या माध्यिका बोले। जैसे देखो सजाओ इसको बढ़ते क्रम में, 31 को लिखो सबसे पहले, 31 से बड़ा कौन है, 53 है, तो 53, 53 से बड़ा है 55, 55 से बड़ा है 56, 56 से 59, 59 से 61, 61 से 69, ठीक है। बीच में देखो तो कौन संख्या है, तो आप कहोगे कि सर 3 इधर से छांट लीजिए, 3 इधर से छांट लीजिए, बीच में आपका 56 है, तो 56 आपका आंसर हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16, एक आदमी के पास 2000 रुपये हैं, इस राशि का कुछ हिस्सा 5% यहाँ पर है वार्षिक दर से तथा शेष 4% वार्षिक दर से उधार देता है। एक वर्ष में कुल 96 रुपया कमाता है, तो 4% दर पर उसने किसने राशि उधार दी थी। देखो आपको बार बार मैं बताता हूँ कि 2 चीज़ दिया रहे और टोटल दिया रहे तो एलिगेशन लगाने का ये शुभ मुहूर्त होता है, इससे अच्छा आपको मुहूर्त नहीं होता है एलिगेशन लगाने का। जैसे देखो यहाँ पर दिया है कि कुछ राशि 5%, यहाँ पर 5% और कुछ को 4% के वार्षिक दर पर उधार देता है, और टोटल में 96 रुपया कमा रहा है। तो 96 रुपया कमाएगा कितना पर, टोटल रुपया 2000 है, तो 2000 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 0 2 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और
दो चौके आठ, दो चौके आठ, आठ आठ आठ, एक, दो पाँच 10, 4.5 आ गया, 4.5। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या दया? क्योंकि यहाँ पर 90 हम लिखे हैं जबकि 96 रुपया कमा रहा है बंदा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर देखो 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 देखो। ठीक है, 96 रुपया कमा रहा है ना, तो 96 बट्टे में 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 से 4 दूना के 8, 8 8, 4 चौके 16, यानी 4 5 20, कितना हो गया, 5 चौके 20 और 4 5 8 40, 4.8 आ गया। तो 4.8 में से 4 घटाइए तो कितना बचेगा, 0.8, और ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। अब क्या दिया है कि एक आदमी के पास टोटल 2000 रुपया है, तो टोटल यहाँ पर 5 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 2000 यानी 2K। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 5 10 और दो 5 10, माफ़ कीजिएगा, 5 चौके 20 यानी 400 हो जाएगा एक यूनिट का वैल्यू। तो पूछ रहा है कि 400% दर पर उसने कितनी राशि उधार दी, 4%। तो 4% के दर पर एक के यूनिट दे रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 400। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17। बोला है एक व उस संख्या स्वयं को शामिल करते हुए 180 को कितने संख्याओं के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 131 के कितने 180 के कितने फैक्टर हैं। ठीक है, वही ना बात बोल रहा है कि एक व उसके उस संख्या स्वयं को शामिल करते हुए 180 को कितने संख्याओं के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो 180 का आपको टोटल फैक्टर निकालना है, तो निकाल लीजिए। 180 को कैसे तोड़ेंगे, 36 5 36 5 180, और 36 को तोड़ना चाहें तो 9 चौके 36, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 9 चौके 36, 5 180। ठीक है, तो अब टोटल फैक्टर निकालना कैसे है, टोटल फैक्टर हम निकालते हैं, पावर में एक बढ़ा के जोड़ते जाते हैं, पावर में एक बढ़ाकर जोड़ देंगे और टोटल को गुणा कर देंगे। 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 5 के पावर 1 है, तो 1 + 1 आपको 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा। अगर सिर्फ प्राइम फैक्टर पूछता, प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पर सिर्फ इसको जोड़ लेते, 2 2 4 और 1 इसमें है तो 5 हो जाता। ठीक है, और जब टोटल फैक्टर पूछता है तो पावर में एक जोड़ करके आप टोटल के पावर में एक एक जोड़ करके टोटल को गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये आपका होता है कंसेप्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 18। बोला है दो संख्याएं 6:13 के अनुपात में है, यदि उसका लघुत्तम समापवर्तक 662 है तो महत्तम कितना होगा। संख्या है 6 13, लघुत्तम कितना हो गया, कुछ कॉमन है नहीं, तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। लघुत्तम हो गया 13 6 78, यानी 78 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है 468। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 64, कितना से कटेगा, 6 8 6 के 48, 6 7 42, 42 42 42 4 46। ठीक है, कितना से कटाए थे, 6 से, तो हो जाएगा 6, एक यूनिट का वैल्यू 6। तो अब पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक, तो 6 और 13 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो मसा क्या हो जाएगा 1। तो एक यूनिट का आपको वैल्यू पूछ रहा है और एक यूनिट का वैल्यू तो यहाँ पर 6 ये गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है आरती और भारती एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए 30 दिन और 42 दिन लेती है। आरती ले रही है 30 दिन और भारती ले रही है 42 दिन। ठीक है, आरती अकेले कार्य करना शुरू करती है और फिर कुछ दिन बाद भारती उसके साथ शामिल हो जाती है। कुल मिलाकर कार्य को पूरा करने में उन्हें 20 दिन लगते हैं, तो भारती कितने दिन बाद कार्य में शामिल हुई। सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालो और एलसीएम निकालने के बाद उसको टोटल वर्क कंसीडर करो। ये तो टाइम एंड वर्क का पहला काम होता है। तो 42 30 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 7 6 के 42 और 6 5 30, ये आपका एलसीएम हो गया। 7 6 के 42 और 6 5 30। ठीक है, तो इतना लिख दीजिए, यहीं पर लिखे रहते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 6 5 30, तो हो जाएगा 7 एफिशिएंसी टोटल वर्क बटे में डे, और 42 तो 6 7 42, 5 हो गया बी की एफिशिएंसी, और टोटल कितना वर्क हो गया, 6 5 3 7 21 210 है। ये आपको टोटल वर्क है। एलसीएम को हम लोग टोटल वर्क कंसीडर करते हैं।
बोल रहा है कि आरती अकेला कार्य करना शुरू कर देती है, कुछ दिन तक काम करती है। आरती कुछ दिन तक काम की, उसके बाद भारती उसके साथ आ जा रही है। तो आरती हम मान लेते हैं कि x दिन तक काम की, तो 7 के एफिशिएंसी से x दिन तक काम करेगी तो टोटल काम तो 7x कर देगी, 7x काम कर दी। तो अब रेस्ट काम कितना बचा, तो 210 माइनस 7x, इतना काम बचा। अब तो यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन कि और फिर कुछ दिन के बाद भारती उसके साथ शामिल हो जाती है, तो कुल मिलाकर कार्य को पूरा करने में उन्हें 20 दिन का समय लेता है। ये टोटल वर्क ये हो गया और उसके बाद भारती भी आ गई, तो टोटल वर्क आप 12 की एफिशिएंसी से होगा तो 12, तो यहाँ पर टोटल डे आ जाएगा। टोटल वर्क बटे में टोटल एफिशिएंसी बटा में बराबर टोटल डे। देखो यहाँ पर लिखता हूँ, टोटल वर्क बटे में टोटल एफिशिएंसी बराबर टोटल डे। तो टोटल डे दे रहा है यहाँ पर 20 दिन लगते हैं, तो मेरे देश 20 दिन टोटल दिन न लगते हैं, x दिन तो आरती कर चुकी है, तो 20 माइनस x दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस x दिन। बस आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, 210 माइनस 7x बराबर 12 दूनी के 24, 240 माइनस 12x, तो ये हो जाएगा 7x। अच्छा इधर कर लीजिए, तो 12 में से 7 गया 5x बराबर हो जाएगा 240 में से 210 गया 240, 210 30, तो x बराबर आपका आ गया 6 दिन। जो है 6 दिन बाद उस कार्य में शामिल हुई है, 6 दिन। आइए क्वेश्चन नंबर 20। बोला निम्नलिखित में कौन सही है, tan 60 डिग्री बराबर कोट 30 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या करना है, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 और कोट 30 डिग्री बराबर भी होता है √3। आइए क्वेश्चन नंबर 21। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात यानी वर्तमान उम्र जो है उनका रेशियो दिया है 11:2, यानी वर्तमान में न तो 1 वर्ष पीछे न ही 1 वर्ष आगे, एकदम जीरो पर, एग्जैक्ट जीरो पर 11:2 है। ये फादर है, ये सन है। कर आए 6 वर्ष के बाद उसकी उम्र का अनुपात 25:7 हो जाता है। 6 वर्ष बाद की बात कर दिया और 25:7 हो जा रहा है। तो आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि जो डिफरेंट मेरे और मेरे पिता के बीच आज का है यानी वर्तमान का है, वो डिफरेंट आप 100 बरिस के बाद भी देखिएगा, या 50 बरिस या फिर लाख बरिस, करोड़ बरिस, कुछ भी कहो, उतना बरिस के बाद भी देखिएगा तो डिफरेंट वहीं रहेगा। ठीक है, ये बात को अपने दिमाग में जड़ लीजिए। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर 5 साल का हूँ, मेरे पिता यहाँ पर 20 साल के हैं। मैं जब 10 साल का हो जा रहा हूँ यानी 5 वर्ष ऐड हो जा रहा है, तो मेरा पिता 25 वर्ष का हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय मेरे और मेरे पिता के बीच में डिफरेंट है 15 बरिस का, और वर्तमान में भी डिफरेंट था 15 बरिस का। तो कितना ही बरिस हो जाएगा, डिफरेंट जो होता है आपको समान होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो 11 और 2 में 9 का डिफरेंट है। ठीक है, जबकि 25 और 7 में आपका 25, 18, 7, 25, 18 का डिफरेंट है। ये कभी होगा, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना। तो मेरे दोस्त 9 को भी 18 बनाओ, तो 9 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 दूना के 22 और 2 दूना के 4। अब टोटल में डिफरेंट देखो, ये है 4, ये है 7 और ये है 22, ये है 25, 3 यूनिट का डिफरेंट आया। टोटल में 3 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में तो 6 यूनिट दिया है, क्योंकि 6 वर्ष बाद, तो 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो अब पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र, तो पिता की वर्तमान उम्र कितना है, 4। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया, यहाँ पर समझो 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 समझो। पिता की वर्तमान उम्र ना तो 4 थोड़ी ना है, पिता का वर्तमान उम्र तो 22 है ना। तो 22 दूनी के 44, 22 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 44। 44 भी नहीं है क्या? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 22। बोला a-4 का होल क्यू, ये नहीं आता है तो फिर तो यार समझो कि क्या है आप। तो a-b का होल क्यू लिख देते हैं। a-b का होल क्यू बराबर होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a प्लस b। इस पर आप लोग तोड़िएगा और इसका जवाब जोड़िएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि a-b का होल क्यू यहाँ पर दिया है विस्तार रूप। तो a-b का होल क्यू होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a प्लस b। सॉरी दिल से सॉरी, a-b। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका एक कमेंट बॉक्स जो है खुला है, कमेंट बॉक्स, उसमें आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23।
बोला है कि चित्र में क्या सत्य है। देखो बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो तो ये 35 40 है, 35 40 तो ये भी 40 हो जाएगा अंदर वाला। यहाँ पर ध्यान से समझना, ये भी 40 और ये बाहर वाला कितना है 35, तो ये भी 35 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से इसको मिला दें तो ये 40 है, तो अंतः एकांतर कोण से ये भी 40 हो जाएगा। और ये 35 है, तो अंतः एकांतर कोण से ये भी 35 हो जाएगा। अच्छा ये 35 है, अच्छा अंतः एकांतर कोण इस प्रकार से है। देखो यहाँ पर समझो 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 समझो, ये हो जाएगा, ये भी 40 से हो जाएगा। ठीक है, अरे मेरे दोस्त नहीं समझ में आ रहा है। देखो ऐसे किया है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे डमरू बना दिया है। ये 40 है और ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा अंतः एकांतर कोण से, और ये भी 40 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तो इतना हो गया। तो जब ये 40 40 हो गया, तो अगर पी आर क्यू, पी ए क्यू पहले देखते हैं, पी ए क्यू इन ट्रेंगल पी ए क्यू और पी ए क्यू और यस ए आर एंड एस यस ए आर, ये तो आपको दोनों समरूप हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ समरूप, या फिर सर्वांगसम भी हो जाएगा, क्योंकि सब भुजा जो है यहाँ पर सब कोण जो है 40 40 ए बराबर है, और ए देखा जाए तो 40 40 80 हो गया, तो हो जाएगा 100, तो 100 100 ए भी बराबर है। ठीक है, तो ये समरूप हो जाएगा, अरे सर्वांगसम हो जाएगा, तो तीनों भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो उससे तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पी आर क्यू एस दिया है, पी आर क्यू एस, तो यहाँ पर ध्यान दो, पी आर क्यू एस पी आर क्यू एस पी आर क्यू एस किस में है, पी आर क्यू एस अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए, ए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में पी आर हो जा रहा है, और क्यू एस किस में आएगा, क्यू एस इसमें आएगा, इन ट्रायंगल क्यू एस आर। ठीक है, क्यू एस आर, तो इसमें आपका ए भी समरूप हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, या आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये सर्वांगसम भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पी आर क्यू एस के बराबर हो जाएगा, ये भी बात ठीक है। और यहाँ पर दिया है पी बी बराबर क्यू आर, अच्छा पी बी बराबर क्यू बी होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर क्यू बी होना चाहिए, क्यू बी, तो ये तो बराबर हो गया। ठीक है, पी ए प्लस एस ए, पी ए प्लस एस ए, यहाँ से पी ए प्लस एस ए, ये बराबर हो जाएगा क्यू ए प्लस आर ए। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, तो इनमें से आंसर सब हो जाएगा, यानी डी। एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि थ्योरम आपको याद नहीं है, इसको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा तब। आइए क्वेश्चन नंबर 24, बोला है कि दो गैस भरने वाली ट्यूब ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में गैस सिलेंडर को भर सकते हैं, लेकिन एक तीसरा ट्यूब इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दो ट्यूब को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर तीसरे ट्यूब को भी खोल दिया जाता है, तो सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा। देखो सिंपल है, थोड़ा सा समझो। ए बी 12 मिनट, बी 15 मिनट में एक सिलेंडर को भर सकते हैं, लेकिन तीसरा इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये तो खाली करने हो गया, 12 15 6 का एलसीएम कितना हो गया 60, तो टैंक की कैपेसिटी कितना हो जाएगी 60 यूनिट, तो 12 5 60, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, 15 चौके 60 और 6 दाम में 60 है, माइनस हो जाएगा। बोला है कि पहले दो ट्यूब को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला गया, तो 5 मिनट के लिए खोला जाएगा, तो 5 4 9 और 9 की एफिशिएंसी से 5 मिनट चलेगा, तो 9 5 45 चल देगा, 45 चल देगा। तो और बोला है फिर तीसरा ट्यूब को भी खोला जाता है, तो सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा। तो अब देखो, तो 5 4 9 की एफिशिएंसी से भर रहा है और 10 की एफिशिएंसी से खाली होने लगा, तो मेरे दोस्त टंकी अभी पूरी भरी कहाँ है, 45 यूनिट जैसे ही भरा, अब सी को भी चालू कर दिया, तो 5 4 9 की एफिशिएंसी से भर रहा है और 10 की एफिशिएंसी से खाली होने लगा, यानी 1 की एफिशिएंसी से टंकी खाली होने लगा, तो अब भरने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है, और 45 यूनिट ही टंकी भरा ही है, तो 45 यूनिट टंकी भरा है और एफिशिएंसी हो गया -1, तो 45 बटे में -1 कितना हो जाएगा -45, यानी कि 45 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, 45
घंटा नहीं मिनट में सब दिया है, तो 45 मिनट। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन 25 बोल रहा है कि पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संशोधित गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए के बारे में जानकारी देता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन पूछा है कि यदि सभी बैंकों के अंतर्गत 300 लाख करोड़ है, अच्छा टोटल का वैल्यू 300 लाख करोड़ है, तो 2017 तक बैंक ए के अंतर्गत, तो बैंक ए के अंतर्गत कितना है ये 30%, तो 300 लाख करोड़ का 30% निकाल दो, तो ये 0 0 कैंसिल, 90 लाख करोड़, 90 लाख करोड़ आपका आंसर हो जाएगा। आंसर 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 ऑप्शन नंबर डी। तो एक आ क्वेश्चन छोड़े थे उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ छूटा था, मेरे हिसाब से तो सब क्वेश्चन बनिए गया है। जो जो छोड़े हैं उसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं छूटा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।